यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। यस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल को लेकर, ठीक है। इसमें कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब बेटा यहाँ पे इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बर्निंग करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको, एक्शन ऑफ एयर। एयर का मतलब बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस तरीके से होगी। तो कोबाल्ट और निकल, ठीक है, इन दोनों को होता है कोबाल्ट एंड बच्चों निकल। कोबाल्ट एंड निकल ये एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ जनरली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर मतलब ऑल्टरनेट कंडीशन के अंदर रखते हैं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन के साथ रिएक्शन आपकी परफॉर्म करेगा, ठीक है, इजिली परफॉर्म करेगा। बिकॉज आयरन के साथ कहानी कुछ ऐसी है कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ तो डायरेक्ट कनेक्ट होता ही है। और यहाँ पे बच्चों ये फॉर्म करता है आपका रस्ट, ठीक है, यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था आपका Fe2O3, ठीक है, डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जनरल हम इस फॉर्म से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और अगर Fe2O3 के बच्चों 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स Fe2O3, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 3 मोल्स आपका डिफाइन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर बन जाता है 2 मोल ऑफ Fe2O3 डॉट 3 मोल ऑफ वाटर, जिसको परफेक्टली हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आया है कि जो रस्ट है उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों FeOS थ्राइस, ठीक है, FeOS थ्राइस इज ऑल्सो ए पार्ट फॉर द रस्ट, ठीक है। रस्ट के अंदर FeOS थ्राइस का भी एक अच्छा पार्ट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट का मतलब है, याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। नीट एग्जाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए 170 प्लस, अगर आपको 120 प्लस चाहिए वो आपकी मर्जी है। 170 प्लस मार्क्स चाहिए, क्लियर कट यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जिस चीज में जहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है उसको हम उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी इजी मेथड्स होंगे। ओके। यस। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी आता है, टेम्परेचर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अगर बच्चों इस आयरन को मैं हीट करता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंड रिएक्शन होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आपका टेम्परेचर बेटा लगभग आपका रहता है 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म करता है Fe2O3। और अगर टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करता है 500 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में कन्वर्ट होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर Fe3O4 के अंदर, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होगा तो Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा, मोर देन 500 होगा तो बच्चों Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एयर के बाद बात करते हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या आंसर मिलेगा।
तो ये जो हमारी मेटल्स हैं, हम अभी 3 मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोला था डी ब्लॉक में हर किसी मेटल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में, तो ये जो बच्चों आपके मेटल्स हैं आयरन कोबाल्ट निकल, ये इजिली वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो आपकी मेटल्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, हम तीन तीन मेटल एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चों इनके साथ अगर मैं रूम टेम्परेचर पे और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आऊंगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिएक्शन। अगर आपने यहाँ पे हीट की है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल स्टीम की फेज में है, ठीक है, स्टीम जो आपकी वाटर वेपर्स होती हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों स्टीम की फेज में है, तो फिर आंसर आपका बिल्कुल फॉर्म होगा। और होता क्या है, ये जो आयरन है ये लिक्विड फेज में होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लिक्विड फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी बहुत तेजी से बॉइल कर रहा है, आपने आयरन लिया ब्लॉक और पानी में डाल दिया स्टीम में, तो कोई रिएक्शन हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं बेटा होगी। कोबाल्ट के साथ भी और निकल के साथ भी कोई भी आंसर नहीं बनने वाला। लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल अगर लिक्विड फेज में होंगे, इधर स्टीम होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो ही आंसर आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट में जो बन जाएगा Fe3O4, ठीक है, यस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर हियर, तो आप निकाल सकते हो 3 into x 4 into -2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 3x इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा +8, ठीक, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/, ठीक, यस। तो Fe3O4 फॉर्मेशन होगा, मेटल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, H2 गैस को इवॉल्व करना। तो बाकी बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है वो तो यहाँ पे कंबाइन हो चुका है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है और यहाँ से रिलीज होगा बाकी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में। कोबाल्ट के साथ बात करेंगे तो COO का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से रिलीज हो गई आपकी H2 गैस। मैंने बताया था कि कोबाल्ट कभी भी आपका इस तरीके से नहीं जाएगा बच्चों, जैसे आयरन जाता है ना Fe2O3 में, फिर जाता है Fe3O4 में, तो कोबाल्ट निकले एक ही ग्रुप के, इसलिए बात कर रहा हूँ तीनों को एक साथ, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कभी कोबाल्ट को मत लिखना CO2O3 बन गया आयरन की तरह, या CO3O4 बन गया, ये गलत आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका ये ऑक्साइड आपका पॉपुलर है, ये आपका फर्म। और बच्चों H2 गैस से रिवॉल्व होने वाली है, बिकॉज यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, मेटल है और वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अच्छा, और निकल से आंसर क्या मिलेगा, निकल का ऑक्साइड NiO फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस बच्चों यहाँ से H2 गैस आपकी ये बॉन्ड होगी। बट कंडीशन बच्चों प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया मैंने। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एसिड्स के साथ, ठीक है। अगर एसिड्स आएंगे तो फिर आयरन कोबाल्ट निकल के साथ क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी, यस। तो बच्चों यहाँ से हम बात कर रहे हैं पहले नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरफ, ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब है, यस, चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड्स को लेके, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब क्या है। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब बेटा ये है जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे डाइल्यूट HCl आ जाए, ठीक है, डाइल्यूट HCl आ जाए, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। जैसे एक और जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पे HBr आ जाए, ये भी इसी कैटेगरी में है, ठीक है। और एक और आता है बेटा डाइल्यूट H2SO4, हालांकि इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन हम डाइल्यूट H2SO4 को, मतलब आपको पता बताऊं थोड़ा सा मैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यहाँ पे सोलर सिस्टम सिस्टमेटिक पॉइंट होता है। H2SO4 को भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कैटेगरी में यहाँ पे डाला गया है, ये डाइल्यूट वाले सेक्शन, ठीक है। तो अगर इनके साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl HBr H2SO4 अगर इनके साथ बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे आयरन कोबाल्ट निकल, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस। कहानी वही है एज इट इज पहले वाली, बट यहाँ पे थोड़ा मेटलिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे एस ब्लॉक में क्या था, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो बेटा ऑलरेडी आपके ऑक्सीडाइज हो रहे थे, इजिली ऑक्सीडाइज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज उनको रखना पड़ता है, उस कंडीशन में रखना पड़ता है, तब वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इजिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं कि भाई रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन परफॉर्म कर जाए आसानी से, सोडियम पोटेशियम वगैरह कर जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा
कि जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकल हो, चाहे आपका आयरन। क्लियर? तो देखते हैं रिएक्शन क्या बनेगा। जैसे मैंने लिया है एम, आपके जो कौन कौन से मेटल मैंने यहाँ पे लिए थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, हम तीनों को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है, याद रखना बच्चों। तो अगर इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे HCl फॉलो किया है तो आंसर बनेगा आपका MCl2 प्लस बच्चों रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे इसकी 2 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपने H2SO4 यूज किया है, M आपका वही है। अगर आपने यहाँ पे H2SO4 यूज किया है, M आपकी यही बच्चों मेटल्स है जो नीचे लिखे हुए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो फिर आंसर क्या बनेगा, तो बच्चों बनेगा MSO4 और प्लस यहाँ से H2 गैस हो जाएगी फटाफट से इवॉल्व। पर दोनों केस में H2 गैस आपकी बिल्कुल इवॉल्व होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस इसकी, जरा आप आंसर करना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैंने लिया है बच्चों फर्स्ट में आयरन के साथ H2SO4, बताओ बच्चों कि आंसर फॉर्म होगा। कोबाल्ट के साथ मैंने लिया है H2SO4, नेक्स्ट इज निकल के साथ फॉलो किया है मैंने H2SO4, क्या आंसर फॉर्म होगा? यस फर्स्ट बच्चों इजी है, आयरन के साथ फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है, यस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जाएगा और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और प्लस बच्चों मिलेगा वही वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो ये H2SO4 की कहानी याद होगा, SO2 गैस नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह निकलता है ना, हाँ, वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा आयरन को, ये जाएगा Fe2SO4 थ्राइस में, बाकी SO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स। कोबाल्ट के साथ आएगा तो बच्चों क्या मिलेगा, SO2 गैस तो फिक्स है, वो तो मिलेगा ही, हर जगह मिलेगा SO2 गैस। नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज करेगा या आयरन निकल को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो जब कोबाल्ट करेगा ऑक्सीडाइज तो बनेगा कोबाल्ट का सल्फेट, करेक्ट है, प्लस 2 में होता है, और प्लस बच्चों आपका मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको निकल का सल्फेट NiSO4 और प्लस बच्चों आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? SO2 गैस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, प्लीज यहाँ पे क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपको टोटल क्वेश्चन दे सकते हैं और आपको बिल्कुल करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद कहानी एक ये भी है कि अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं इन मेटल्स के सामने, इन मेटल्स के सामने अगर हम डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं तो ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये आपके बेसिक इन नेचर है, तो आपके यहाँ पे HNO3 से आसानी से रिएक्शन करेंगे। तो अगर यहाँ पे सपोज मैंने HCl के बारे में पहले बताया बच्चों, मैंने पहले बताया HCl के बारे में, यहाँ पे MCl2 बनेगा, H2 गैस निकलेगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे मैं ये H2SO4 वगैरह यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, तो आपके जो मेजर प्रोडक्ट है वो तो सल्फेट मिलेगा ही, और SO2 गैस आपको बराबर साथ में मिलती रहेगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे HNO3 बच्चों यूज करता हूँ तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आपको पता होगा HNO3, ये मेटल्स की कहानी बताई मैंने पहले भी आपको रिएक्टिविटी की सीक्वेंस में, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से NO गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। M यहाँ पे आपका मेटल है और मेटल आपका वही है आयरन, कोबाल्ट और आपकी निकल। रिएक्शन परफॉर्म होगी तो बच्चों बनेगा MnO3 ट्वाइस और प्लस यहाँ से बच्चों रिलीज होगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। इसके बाद सेकंड स्टेप में होगा कि जो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, इट विल फर्दर कंबाइन विद HNO3, तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा आपका NO गैस रिलीज होगी और प्लस आपका यहाँ से बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड स्टेप, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। बस इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें पूरे के पूरे एक्शंस में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे आपको यहाँ पे 3 नियर 3 हाइड्रोजन, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6, तो नीचे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, यस। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, जो पार्ट कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देंगे, ऊपर से मिल जाएगा आपको 3 कैपिटल M, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और 3 कैपिटल M मिलेगा, प्लस बच्चों HNO3 कितना हो जाएगा, 3 ऊपर होगा, और बैलेंसिंग में पहले यहाँ पे NO3 ट्वाइस, तो पहले ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 6 और नीचे आपको 2 8 HNO3 हो जाएगा। बैलेंसिंग पे ध्यान मत दो, बस रिएक्शन को पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इतना बैलेंसिंग के डेप्थ में नहीं आता है आपकी नीट के अंदर, लेकिन हाँ बैलेंसिंग में ज्यादा फोकस मत करो, बैलेंसिंग क्वेश्चन आपके डॉक्स पे आएंगे, बस वहीं से बैलेंसिंग आती है। क्या मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आए तो बैलेंसिंग फोकस करना पड़ता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अभी सॉल्ट मिल जाएगा MnO3 ट्वाइस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, और प्लस बच्चों मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NO,
और 2 2 जा 4 मतलब 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आंसर आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे बच्चों NO गैस इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या था SO2 गैस इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे NO गैस इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ से प्रोड्यूस होती है। सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? एक लाइन और आती है स्टेटमेंट, अगर बच्चों में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देता हूँ या कॉन्सेंट्रेटेड में HNO3 डालता हूँ, तो बताओ कोई रिएक्शन परफॉर्म होगी? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दूं तो क्या कोई रिएक्शन परफॉर्म होगी? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट है कि अगर आपने डाइल्यूट यूज किया है, डाइल्यूट अगर आपने HNO3 यूज किया है, तो बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करता है, बिल्कुल रिएक्शन परफॉर्म होगी, फीजिबल होगी। और अगर आपने कौन का HNO3 यूज कर दिया है, तो आंसर आपका कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो मेटल्स है ना बच्चों, ये पैसिव नेचर शो करती है। क्या करते हैं? पैसिव नेचर। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ बच्चों ये क्या करती हैं? ये पैसिव नेचर शो करती है। क्या? ये अपने ऊपर एक थिन लेयर जनरेट करती है, अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की, ऑक्साइड्स की बहुत ही पतली सी लेयर जनरेट करती है अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये HNO3 डायरेक्ट जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कौन HNO3 इट इज पैसिव इन नेचर, बिकॉज ऑक्साइड लेयर बन जाती है इसके ऊपर। अब बात करते हैं बच्चों, एसिड कहानी हो चुकी है, अब बात करते हैं एल्कलीज में। तो एल्कलीज कोई भी हो बच्चों, एल्कलीज कोई भी हो, किसी भी एल्कलीज के साथ ना तो आयरन, ना ही बच्चों आपका कोबाल्ट, ना ही निकेल इजिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अदर कंडीशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं हेलोजन के साथ। तो क्या रिएक्शन हेलोजन के साथ होगी? यस। तो हेलोजन की बेटा रिएक्टिविटी वैसे भी अच्छी होती है, आपको पता है भाई। फ्लोरीन है, क्लोरीन है बच्चों, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनकी रिएक्टिविटी, ये बड़ा रिएक्टिविटी के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बिकॉज इनका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है? NH2 NP कितना 5, यही है बच्चों। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एक चाहिए इसे, तो फटाक से बच्चों 8 में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करके। समझ में आ गया? यस। तो इनकी रिएक्टिविटी बच्चों बहुत हाई होती है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। और अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई ऐसा डाउट है नहीं कि भाई यहाँ पे कोई अदर कंडीशंस क्रिएट की जाए, हीट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटी हाई है, आराम से डायरेक्ट कंबाइन कर जाए। तो अगर आयरन के साथ बच्चों में लेके आता हूँ क्लोरीन, तो सीधा बच्चों आंसर मिलेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर FeCl। ठीक है, फेरिक, दिस इज फेरिक क्लोराइड। अगर बच्चों में कोबाल्ट के साथ लेके आता हूँ क्लोरीन, तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा COCl2, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है कोबाल्ट में, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चों निकल की, निकल +2 में आता है, निकल के साथ क्लोरीन लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा सीधा आपका NiCl2। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा और बताता हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। अगर मैं हैलाइड्स में बच्चों, जैसे एक ही एलिमेंट है कॉपर, ठीक है, कॉपर का फ्लोराइड है, कॉपर का क्लोराइड है, कॉपर का ब्रोमाइड है, कॉपर का आयोडाइड है, ठीक, ये आयरन का फ्लोराइड है, आयरन का क्लोराइड, माइड, आयोडाइड। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, अगर हेलोजेंस बच्चों बदल रहे हैं और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट सेम है, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कोवलेंट कैरेक्टर को लेकर और आयनिक को लेकर। मैं क्वेश्चन देख रहा था, प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी ऑब्जर्व कर रहा था कुछ समय पहले, लेक्चर से पहले। तो इसमें एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया है कि कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को। तो बच्चों अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इधर बेटा हेलोजेंस बदल रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम आने पे। मैंने बोला कॉपर का फ्लोराइड है, कॉपर का क्लोराइड है, कॉपर का ब्रोमाइड है, कॉपर का आयोडाइड है, तो टॉप टू बॉटम आने पे कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है। बिकॉज फ्लोरीन लगभग आपका आयोनिक कंपाउंड ही बनाता है, फ्लोरीन लगभग आयोनिक कंपाउंड ही बनाता है, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कभी नहीं बदलता है, वो -1 में ही रहता है। ये भी बात आपको समझ में आती है लगभग। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं बच्चों आपके फ्लोरीन के साथ, तो हमेशा आयोनिक नेचर शो करेंगे। नीचे आते जाओगे कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? परफेक्ट बच्चों, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। यस। बाकी बताइए कि जब सेंट्रल एलिमेंट बदलेंगे तो फिर आंसर कैसे बदलेगा? तो डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर चले जाना और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हैं, बात करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस।
एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा प्रीवियस ईयर का, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। यस। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं जैसे आयरन, आयरन के साथ अगर मैं आयोडीन लेके आता हूँ, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, आयरन के साथ आयोडीन, तो यहां से बच्चों क्या बनता है प्रोडक्ट, ये बन जाता है FeI2, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जरूर ध्यान से सुनना, एक पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि FeO2 और FeI3, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, इन दोनों में से कौन सा, पहले तो आपको पता है कि आयोडीन सर बिगर साइज का है, ठीक है। आयोडीन कैसा है, बिगर साइज का है। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों कैसे हैं, इंटरमीडिएट साइज के हैं, है ना। तो बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब बीच वाला फेज, इधर एस ब्लॉक है इधर पी ब्लॉक है, बीच वाला फेज। उनका साइज बच्चों क्या है, एस और पी ब्लॉक के लगभग इंटरमीडिएट है, बीच का साइज होता है, ठीक है। आयोडीन बिगर साइज का है, और फ्लोरीन भी, यहाँ पे आयरन भी बहुत छोटा नहीं है, ये भी ठीक ठाक साइज का है, ठीक है। रिएक्शन परफॉर्म करेगा, थोड़ी हीट मिलेगी, रिएक्शन इजिली, हीट क्यों देनी पड़ रही है, बिकॉज आयोडीन को ब्रेक करना है, आयोडीन और ये आयोडीन, इनको ब्रेक करना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ती है, आयोडीन रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये दोनों बनाएंगे प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन इज दिस, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, कोई बताएगा मुझे, इन दोनों में से स्टेबल अधिक कौन है। यस बच्चों, FeI2 इज स्टेबल, व्हाई, व्हाई ओम। यार देखो, नहीं आपने आंसर बहुत सही किया है, मैं आपके आंसर से बिल्कुल प्रभावित हूँ, बिल्कुल। FeI3 है ना बेटा, ये अनस्टेबल है, दिस इज टोटली अनस्टेबल, ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है, ध्यान से सुनना, ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, कहानी है क्या, कि अगर FeI3 बच्चों आएगा, वो भी 2 मोल्स के साथ होता है ये, ठीक है, प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है, तो ये बच्चों आपका अनस्टेबल है, ये रिड्यूस हो जाता है FeI2 के अंदर। क्यों, वाई, ऐसे क्यों, बिकॉज बच्चों ये क्या करता है, I2 आयोडीन को रिलीज करता है, बिकॉज आयोडीन का जो बॉन्ड, मैं आपको बनाऊं इसका, बेटा ये आयरन है, यहाँ पे एक आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, इसके 2 मोल्स हैं बच्चों, बात समझ, इसकी 2 मोल्स हैं, डायमेरिक फेज में डिफाइन कर सकते हैं इसको, बिकॉज बिल्कुल सही है, बिकॉज एक आयोडीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर शेयर करेगा इस आयरन की तरफ, तो यहां से क्या होगा, ये आयोडीन और ये आयोडीन, इनकी जो आपके, हम बोल सकते हैं बॉन्डरबॉल रेडियस, दैट विल ओवरलैप, बड़े बड़े साइज के हैं, ओवरलैप कर जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं कार्बीन का फॉर्मेशन, वहां पे भी हम लेके आते हैं इनको, वहां पे लेके आते हैं, CHI2 लेके आते हैं, I2 आयोडीन फट से वहां जाता है बच्चों, और कार्बन का फॉर्मेशन होता है वहां पे, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, आयोडीन बेटा बिगर साइज का है, फटाक से इसकी प्रॉपर्टी है, बाहर निकल जाएगा I2 के फेज में, निकाल दो बच्चों, और बाकी बचेगा आपका 2 मोल FeI2, देख लो चेक करके। तो मतलब ये फटाफट से बेटा ये आपका अनस्टेबल है, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किसमें, FeI2 के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना है, +2 है, और यहाँ पे आपका +3 था, +3 से +2 मतलब ये आपका, ऐसा नहीं है कि हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इस कंडीशन को समझो हर एक चीज को, इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, +2 ऑलवेज मोर, करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, जैसे FeF2 और मैंने बोला है FeF3, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, आयरन का फ्लोराइड है F2 के साथ, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, अब स्टेबल बच्चों FeF3 होगा, अब स्टेबल FeF3 बिल्कुल हो, बिल्कुल सही है, बिकॉज छोटा साइज का है, ओवरलैपिंग हो नहीं सकती फ्लोरीन के साथ, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी होगी। तो FeI3 के ऊपर क्वेश्चंस आया है, जिसको मैंने किया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, सोचो बात करते हैं इसके हम लोग कुछ आइसोमॉर्फस सल्फेट के बारे में, आइसोमॉर्फस सल्फेट, आइसोमॉर्फस सल्फेट। तो आइसोमॉर्फस सल्फेट में आपका ये है कि हमारे जो 3 एलिमेंट हैं, एक तो आयरन है, एक कोबाल्ट है, और बच्चों निकेल है, इनके सल्फेट लगभग बच्चों सेम वाटर क्रिस्टलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लगभग 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बच्चों कोबाल्ट के साथ बात करते हैं तो CuSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, निकल के साथ बात करेंगे तो निकल सल्फेट .7 वाटर मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ये परफेक्ट बच्चों, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है कि सारे के सारे 7, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो नंबर आएगा वो आपका 7 होगा इन सबको लेकर,
ये बात समझ में आ रही है सभी को? दूसरा, ये जो बच्चों हमारे सल्फेट्स हैं, डबल सल्फेट का भी फॉर्मेशन करते हैं। और जहां पे हम बात करते हैं मोहर सॉल्ट का ही क्वेश्चन कराया था मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, जो बच्चों ने देखा हुआ लेक्चर, तो मोहर सॉल्ट में आयरन पे हम लोगों ने फोकस किया था। करेक्ट है? यस। तो मोहर सॉल्ट का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? MOHR, मोहर सॉल्ट का कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला बच्चों? आयरन +2 की स्टेट में होता है, मतलब FeSO4, एक ये होता है सॉल्ट, दूसरा अमोनियम का सल्फेट होता है NH4 ट्वाइस, अमोनियम +1 में होता है, सल्फेट -2 में। ये दो सॉल्ट होते हैं। और उसके बाद बच्चों होता है यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये होता है आपका मोहर सॉल्ट। करेक्ट है? व्हाइट कलर का होता है बेटा? यस, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। परफेक्ट। यस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेव इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन पे बात हम बाद में करेंगे, जब बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलर के बारे में। नेक्स्ट बच्चों कलर, कि यहाँ पे हमारे जो तीनों एलिमेंट के कलर को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो आयरन के कंपाउंड है बच्चों, या फिर कोबाल्ट की कंपाउंड है, या फिर आपके जो निकल के कंपाउंड है, ये जनरली बच्चों कैसे होते हैं, कलरलेस या कलर? ये डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट तो ये है कि हमारा चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकिल हो, इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, या तो बच्चों ये +2 की स्टेट में मिलेंगे, या फिर आपका M+3 की स्टेट में मिलेगा। अरे नहीं, इन्हीं दो स्टेट में मिलेंगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ रही है? यस। अब जब भी बेटा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप चेक करके देख लेना कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली मिलते हैं। और जब बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इन कैटायनिक फेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये जो कैटाइंस होंगे, एनाइंस तो होंगे नहीं ना, ये कैटाइंस है, मेटल्स हैं, तो इनके बेटा कलरलेस नहीं, कलरफुल। तो यहाँ पे आपके कलर शो करते हैं। ठीक है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके पीछे रीजन है। अच्छा, चलो पूछ लेता हूं मैंने बच्चों पूछा फेरस कंपाउंड, चलो थोड़ा बता दो मुझे। Fe+2, बताओ कौन सा कलर होता है फेरस के? हमारे जो कंपाउंड कलर कैसा होता है यूजली बच्चों? यूजली कैसा होता है? ग्रीन कलर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिस्कशन पहले भी किया था मैंने क्लासरूम के अंदर। Fe+2 बेटा, यस, ग्रीन कलर। परफेक्ट संदेश सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर है कि यूजली बच्चों ग्रीन कलर शो करते हैं। लेकिन फेरिक कंपाउंड कैसे होते हैं यूजली? फेरिक Fe+3 कंपाउंड यूजली कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? येलो कलर। यस, बिल्कुल सही, येलो कलर, बिल्कुल सही है। मैं फेरस से कंपाउंड और फेरिक कंपाउंड कंपेयर कर रहा हूं, तो ये बच्चों ग्रीन कलर मिलेगा, फेरिक आपको जनरली मिलता है येलो कलर के अंदर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर निकल के कंपाउंड बच्चे होंगे तो, अगर निकल के कंपाउंड, निकल तो +2 में ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है? निकल +2 में, निकल +2 की बात करो, निकल के कंपाउंड बच्चों आएंगे तो वो किस कलर में होते हैं? ग्रीन कलर में। बिल्कुल सही आंसर संदेश, परफेक्ट, ग्रीन कलर में मिलेंगे। ग्रेट आंसर। ठीक है? और कोबाल्ट कंपाउंड किस में होते हैं? कोबाल्ट तो +2 में ही मिलता है ना, कोबाल्ट तो +2 में मिलेगा। इससे के कंपाउंड बच्चों कैसे मिलते हैं जनरली? यस, ब्लू पिंक, लगभग बिल्कुल से आंसर है, ब्लू पिंक, या बहुत बार पिंक भी लिखा होता है, ब्लू पिंक या पिंक कलर में लगभग आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया? एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, कलर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ओके। इसके बाद बच्चों आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के अंदर बच्चों पढ़ेंगे हम लोग मेटलर्जी के अंदर। ठीक है? मेटलर्जी के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे कैसे हम आयरन करते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है? उसको वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं हूँ। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आपकी जनरल नॉलेज में आपको ये पता होगा टाइप्स ऑफ आयरन के बारे में, और आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी, ये हमारी ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है? आयरन। तो टाइप्स ऑफ आयरन की बच्चों बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कॉमर्शली कॉमर्शली वेरिएंट के ऊपर हमारा जो आयरन है बच्चों, तो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट के ऊपर कॉमर्शली हम डिवाइड करते हैं आयरन को 3 कैटेगरी में। जल्दी से आंसर करो बच्चों, कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? यस प्लीज। यस यस यस, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। यस, कौन कौन से होते हैं? यस, फर्स्ट बच्चों होता है कास्ट आयरन। कौन सा होता है? कास्ट आयरन, नाम सुना होगा। कास्ट, थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं आपको। कास्ट आयरन बेटा फर्स्ट कैटेगरी है, और कास्ट आयरन के अंदर सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी मिलती है, ये सबसे अधिक इम्प्योर आयरन है।
सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी बच्चों इसी के साथ मिलती है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी सबसे अधिक बोलूं तो कास्ट आयरन के साथ है। लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन के बारे में बात करूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर ये डिवीजन है आपका, है ना। तो परसेंटेज कार्बन बच्चों यहाँ पे होता है 2.5 से लेके 5% के अराउंड। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करें 2.5 से लेके 5% के अराउंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंप्योरिटीज बच्चों कौन कौन सी होती हैं, तो इंप्योरिटीज वजह से आपको सिलिका हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये आपको मिल सकता है। फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, कुछ ये आपको मिलती हैं इम्प्योरिटीज, ठीक। उनको बाद में बाहर निकालते हैं, वो मेटलर्जी के अंदर बताएंगे आपको कैसे कैसे बच्चों किस प्रोसेस से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, फिर कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिलती हैं। कास्ट आयरन क्लियर। कास्ट आयरन के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक तो व्हाइट कास्ट आयरन होता है, दूसरा ग्रे कास्ट आयरन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको मैं देता हूँ। हाँ, एक बच्चों होता है व्हाइट कास्ट आयरन और दूसरा होता है ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन। ये दो कैटेगरी और होती हैं, इसमें ज्यादा कुछ आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम जाने देते हैं। चलो सेकंड बच्चों बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी आपकी होती है व्रॉट आयरन की, WROUGHT, सभी ने सुना होगा इसका नाम, बिल्कुल। व्रॉट आयरन के बारे में सभी ने सुना होगा, परफेक्ट। कोई बताएगा मुझे व्रॉट आयरन के अंदर बच्चों इसकी इसका क्या है। और मैं एक क्वेश्चन आया है, आता भी है इसके ऊपर कि जो सबसे प्योरेस्ट आयरन कौन सा है, तो आंसर है बच्चों व्रॉट आयरन। तो व्रॉट आयरन जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की सबसे अच्छी प्योरेस्ट फॉर्म है, जहां पे बच्चों इंप्योरिटीज बहुत कम परसेंटेज में होती हैं, और इसमें कार्बन जो होता है वो होता है बच्चों 0.1 से लेके 0.25%, ठीक है, 0.1 से लेके 0.25%। इम्प्योरिटीज कितनी होती है, तो इम्प्योरिटीज बच्चों होती हैं इसमें आपकी 0.3% अराउंड, बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है, 0.3% अराउंड इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया तक। चलो दोनों क्लियर हो गए, वाटर आयरन क्लियर। और वाटर आयरन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्टील के फॉर्मेशन में करते हैं। स्टील पता है घर के अंदर यूज करते हैं, यूटेंसिल्स जो भी हम खाने पीने के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। इसी वाटर आयरन का यूज करते हैं, कार्बन वगैरह फिर बाद में यूज करते हैं। स्टील कैसे बनाई जाती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है बच्चों। कास्ट आयरन, वॉट आयरन और आपका स्टील, स्टील आपका यहीं से फॉर्म होता है, स्टील के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आपको देखना है। अब बात करते हैं इसके बाद कि आयरन के हमारे कंपाउंड। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं पिग आयरन, पिग आयरन यहाँ पे कॉमर्शियली कैटेगरी में नहीं आता है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं। यस, वो यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने यहाँ पे पिग आयरन के बारे में क्यों नहीं बताया। देखो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपके कॉमर्शियली बात करते हैं, दो हैं। एक आपका यहाँ पे जो फर्स्ट आयरन है वो आपका यहाँ पे है, एक तो वर्ट आयरन है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सेकेंड आपका है कास्ट आयरन। थोड़ा सा मैं आपको फिर से करता हूँ एक्सप्लेन। व्रॉट आयरन और कास्ट आयरन, व्रॉट आयरन के अंदर जो आयरन का परसेंटेज होता है बच्चों वो 99% होता है, मोर देन 99 मतलब 99.5% का राउंड, 99.5% का राउंड इसमें आयरन आपका प्रेजेंट। हम बेटा कॉमर्शियली क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियली क्लासिफिकेशन लगभग 99.5% होता है ब्रॉड आयरन। कास्ट आयरन की बात करते हैं तो 93%, कास्ट आयरन कितना होता है, आयरन 93% होता है समथिंग। इम्प्योरिटीज की बात करते हैं तो ब्रॉड आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं बच्चों वो 0.3% मैंने बोली थी, और कास्ट आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज होती है 2%, कितनी होती है 2%, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ब्रॉड आयरन को जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपका कास्ट आयरन है उसका कम होता है, लगभग आपका 1000+ होता है, मतलब 1100-1200 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है, ठीक है। वाटर आयरन बच्चों कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, देखो जिसमें अधिक से अधिक आपका आयरन है, ये आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, ये हार्ड होता है, इसकी हार्डनेस होती है किसकी बच्चों, कास्ट आयरन की। वॉट आयरन इज मैलेबल होता है, वो आपका विटल नेचर का होता है कास्ट आयरन, ठीक है। यस, बेल्डिंग वगैरह के अंदर जब यूज करते हैं, बेल्डिंग बेल्डिंग करते हैं ना, हाँ, तो बेल्डिंग के अंदर हमेशा हम किसका यूज करते हैं बच्चों, वॉट आयरन का, है ना। कॉमर्शियली आपको पता है, हाँ, बेल्डिंग इतनी सारी चीजों पे होती है, हर जगह गाड़ियां बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम इसका वॉट आयरन का लगभग यूज करते हैं बेल्डिंग के अंदर, लेकिन कभी कास्ट आयरन का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वर्ड आयरन बच्चों होता है फेवरस नेचर का, ठीक है, FIVROUS, फेवरस नेचर का होता है। लेकिन जो आपका कास्ट आयरन है बच्चों वो क्रिस्टलाइन होता है, परफेक्टली, तभी मैंने बोला था वो कैसा है, ब्रिटल नेचर का है, और ये कैसा है, मैलेबल है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सभी को। चलो
दोनों के बारे में बता दिया मैंने। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपाउंड ऑफ आयरन, कंपाउंड ऑफ आयरन, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ आयरन। कंपाउंड्स ऑफ आयरन के अंदर बेटा सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा आता है FeSO4 डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका नाम बच्चों कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम क्या है, कोई बताएगा मुझे? ग्रीन विट्रोल, VITRIOL। ये बेटा ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4 डॉट 7 वाटर, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। ओके, अब पॉइंट है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बच्चों सिंपल तरीका है कि अगर आपको आयरन सल्फेट बनाना है तो आप सल्फाइड और लेके आ जाओ। सिंपल तरीका है कि आयरन का सल्फाइड और लेके आ जाओ, उसका आप ऑक्सीडेशन कराओ, हाइड्रोलिसिस करा दो, आंसर मिल जाएगा। तो आयरन का अगर मैं सल्फाइड और लेके आता हूँ और इसके साथ बच्चों में ऑक्सीडेशन करा दूं और मैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को सपोर्ट करा दूं, तो सीधा बच्चों आंसर मिल जाता है FeSO4, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ से मिलेगा H2SO4, ठीक है। ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इसकी, है ना, FeSO4 की। अच्छा, दूसरी बच्चों क्या है? दूसरी ये है कि अगर लेबोरेटरी मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं? तो कुछ नहीं बेटा, Fe के साथ डाइल्यूट H2SO4 को फॉलो कर लो। आयरन के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके साथ आप H2SO4 को डाल दो डाइल्यूट को, तो सीधा बच्चों आंसर मिलता है आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, FeSO4 मिलेगा। और बाकी बच्चों पता है आयरन के साथ रिएक्शन है तो H2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। ये आपका लेबोरेटरी मेथड है, ऊपर वाला आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? ये दो ही मेथड है, यस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रेटेड है, इसको पूरा बोलते हैं FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स को। दिस इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, दिस इज हैविंग द ग्रीन कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, दिस इज द ग्रीन कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, और जो ग्रीन कलर जो होने के पीछे रीजन है, इसका जो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलेगा, ये FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसके पीछे इसका रीजन बच्चों जो आता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। क्या ये आता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है। होता क्या है कि FeSO4 छोटे 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 से क्रिस्टल्स हैं इसके। अब क्रिस्टल्स बच्चों किसी न किसी फ्रीक्वेंसी कलर को एब्जॉर्ब तो करेंगे ही, अरे करेंगे ना, वेवलेंथ के। अच्छा, तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब करते हैं? ये बच्चों एब्जॉर्ब करते हैं, एक्वायर करते हैं ब्राउनिश येलो कलर। कौन सा करते हैं? ब्राउनिश येलो कलर। लिखता हूं मैं, ब्राउनिश येलोइश कलर, ठीक है। ब्राउनिश येलोइश कलर को बच्चों एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो ग्रीन कलर इसको डिफाइन करते हैं, जो हमें विजिबल रीजन में दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर वहां से हम क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपनी आंखों से, जिसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन कलर के पीछे हमको समझ में आ गया होगा कि इस कलर को बच्चों एब्जॉर्ब करते हैं, भाई एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके ऑक्साइड स्टेट के अंदर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, मेरे बच्चों बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इलेक्ट्रॉन बच्चों फिर से आएंगे एक्साइड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो जब गए होंगे तो एनर्जी ली होगी, जब आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो बेटा जब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो ब्राउनिश येलो की करी थी, तो जो रिलीज करी बच्चों उसने ग्रीन कलर की करी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अदर कंफर्म, सभी क्लियर हो गया है? अच्छा, बाकी बच्चों आपका आयरन क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, तो बच्चों यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इसकी रिएक्शंस बच्चों आती है कि अगर मैं FeSO4 को अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में डाल रहा हूँ और इसका मैं फर्दर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो बच्चों ये डिफाइन करता है इस तरीके से। इसका कंपाउंड का है प्रॉपर्टी देखो, FeOH.SO4, ये कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये डिफाइन कर रहा है बच्चों बेसिक फेरिक सल्फेट को, बेसिक फेरिक सल्फेट को यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला प्लीज इसको ध्यान रखना, ये वही है आपके FeSO4 है, ठीक है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट पे प्रीवियस में क्वेश्चन आया है कि अगर बच्चों मैं इसे हीट करता हूं तो हीट करने पे हमारा आंसर कैसे बदलता है, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों मैंने FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स लिया,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रीन कलर का है। इसको बच्चों में पहले हम हीट करेंगे, टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों फटाक से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। जाते ही बच्चों मिलेगा FeSO4, और पता है कि ये जो होगा ये बच्चों आपको मिलेगा व्हाइट कलर का। कैसा होगा बच्चा? व्हाइट कलर। ग्रीन से बेटा कन्वर्ट किस में हो गया? व्हाइट के अंदर। और फर्दर अगर मैं इसे हीट करूंगा तो बेटा चाहिए हाई टेम्परेचर, तो उस केस में आपको यहाँ से मिलेगा Fe2O3 प्लस बच्चों आपको सल्फेट है तो यहाँ से SO2 गैस रिलीज होगी, और प्लस आपको मिलेगा SO3। तो SO2 एंड SO3 दोनों का कंपोजिशन मिलता है, और यहाँ से मिलता है FeOH। तो आई थिंक आपको मैंने बताया भी था, अगर आपको पता होगा, एक क्वेश्चन मैंने कराया था ऑफलाइन सेशन के अंदर कि ये एक सल्फेट ऐसा है, ये जो ग्रीन बिट्रोल की बात कर रहे हैं, ग्रीन बिट्रोल, ये FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो दो टाइप के नॉन मेटलिक ऑक्साइड, दो टाइप के एसिडिक ऑक्साइड को जनरेट करता है, वो यही कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ रही है? यही मैंने ऑफलाइन सेशन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ फिर से। ये FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक ऐसा कंपाउंड है, ग्रीन बिट्रोल एक ऐसा कंपाउंड है, इसको अगर अपन हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो बच्चों दो टाइप के मेटेलिक, दो टाइप के नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड को जनरेट करता है, SO2 और SO3। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पहचानने को आता है, बताओ कौन से बेटा कंपाउंड ऐसा है जो क्या करेगा, दो टाइप के, टू टाइप्स के एसिडिक ऑक्साइड को जनरेट कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। सभी को बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन लेके आता हूँ आयरन से, FeSO4 डॉट, मैं यहाँ पे FeSO4 रखता हूँ, चलो इसकी लिक्विड फेज को लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो FeSO4 है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग है? कैसा है बच्चों, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? किस तरीके का सॉल्ट है? या फिर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, किस तरीके का है? तो वही वाटर मॉलिक्यूल से लेके आए, करते हैं स्टार्ट। क्या बनेगा आंसर? ये बन जाएगा FeOH ट्वाइस पहले, और बनेगा यहाँ से H2SO4। भाई सल्फेट दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बेटा यहाँ से क्या होगा? सल्फेट, यहाँ से लेगा हाइड्रोजन, बना लेगा H2SO4। तो भाई H2SO4 तो दिख रहा है सर मुझे, यहाँ पे तो FeOH थ्राइस भी बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन H2SO4 तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इट इज क्लियर। और ये कैसा है? ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रही है? तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं FeSO4 को बच्चों मैं पानी के साथ डाल रहा हूँ, इसका एक्वा सॉल्यूशन, ये एसिडिक और बेसिक? ये एसिडिक और बेसिक, बताओ बच्चों। एसिडिक होगा, यस, डेफिनेटली दिस इज एसिडिक इन नेचर। अरे भाई इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, परफेक्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे आयरन की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है आपका यहाँ पे H2SO4। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल्स इस बीकर के अंदर जैसे आपने डाला यहाँ से FeSO4 को, तो बच्चों पानी के साथ जैसे मिक्सअप होगा तो यहाँ से H2SO4 आपको मिलेगा। और बिकॉज ऑफ दिस H2SO4 यहाँ पे जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात बच्चों क्लियर हो रही है? कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। परफेक्ट, सभी को समझ में आ गया? यस, सभी बच्चों को बात समझ में आ गया? बताओ बेटा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूज की तरफ। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग इसके यूज क्या है इसका, ठीक है। तो फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसका बेटा हम लोग यूज करते हैं ब्लू ब्लैक इंक, जो इंक होती है ना, ब्लू ब्लैक कलर की जो इंक होती है, ठीक है, उस इंक के बनाने में हम लोग फेरस सल्फेट का बहुत अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। यस, दूसरे बच्चों में बात करते हैं कि यहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको जैसे जो डाइंग होती है, डाइंग मतलब क्या, जो हम डाई वगैरह करते हैं ना, डाइंग जो प्रोसेस होता है, डाइज करते हैं, कलर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी इसका यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के अंदर यूज करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो होती है, एग्रीकल्चर के अंदर इंसेक्टिसाइड्स के अंदर हम आयरन का, ये फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। दूसरा बच्चों लेबोरेटरी रीजेंट है बहुत अच्छा, मॉर्सर्ट आपने पता है,
तो मोहर साल्ट का जो प्रिपरेशन है, मोहर साल्ट का जो फॉर्मेशन है, फिटकरी जो होती है लगाते हैं इधर उधर फिटकरी, ठीक है, जो बाबरा की दुकान पे आते हैं। तो बच्चों जो अब ये जो मोहर साल्ट है इसका जो प्रिपरेशन है फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल, तो इसके अंदर हम लोग फेरस सल्फेट का लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। सभी क्लियर हो गया? यस। बेटा मोहर साल्ट का फार्मूला प्लीज ध्यान रखना, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या नाम है? फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। यस, प्लीज ध्यान रखना इसका। चलो, ये पॉइंट यहाँ पे होता है फिनिश। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद, देखो कोरोजन ऑफ आयरन आएगा। कोरोजन ऑफ आयरन बच्चों मैं पढ़ाऊंगा आपको कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में आएगा, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। चलो, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कॉइनेज मेटल की तरफ। कॉइनेज मेटल, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आयरन, कोबाल्ट और निकल के बारे में एक साथ समझ में आई। अब आते हैं कॉइनेज मेटल। तो कॉइनेज मेटल का मतलब बच्चों जैसे सिक्के बनाए जाते हैं, है ना, कॉइन बनाए जाते हैं, करेंसी बनाई जाती है। करेंसी पता है ना, जो सिक्के होते हैं, हाँ, तो वो आपके एलिमेंट। तो कॉइनेज के अंदर कौन कौन से बच्चों आते हैं? कॉपर के सिक्के बनाए जाते थे, और किसके बच्चे? सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे, और गोल्ड के सिक्के, यही तो थे। जब पहले के टाइम में जब किंग हुआ करते थे, ठीक है, डिफरेंट जब रियासत थी अपने इंडिया के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको ऐड किया था, तब उन्हीं की बात कर रहे हैं उस समय के पहले की, ठीक है। तो कॉपर और जो सिल्वर है और जो बच्चों गोल्ड है, हम इन्हीं के सिक्के बनाए जाते थे। आज के टाइम में तो कौन बनाएगा गोल्ड के सिक्के, ठीक है बहुत कॉस्टली है। चलो, तो ये कॉइनेज मेटल्स हैं। अब इन कॉइनेज मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन, तो चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिल्वर का, भाई एक ही ग्रुप के एलिमेंट है क्या? क्या ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड? अरे बताओ भाई, एक ही के है ना। और किस ग्रुप के हैं बच्चों? हाँ, किस ग्रुप के हैं? फर्स्ट बी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, फर्स्ट बी। फर्स्ट बी यहीं से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? 29। 29 होता है कॉपर का। सिल्वर कितना होता है? मेजर नंबर ऐड करना, 47 होता है। और गोल्ड तो पॉपुलर है, इसका 79 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया आपको। अब पॉइंट है कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम होता है, बिकॉज सेम ग्रुप के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो कॉपर का अगर निकालो, तो कॉपर का अगर मैं KLMN सीरीज से निकालूं तो क्या आएगा? तो 29 है तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 29 का मतलब फिर आपका है 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं अगर सिल्वर के बारे में बात करूं, KLMN के बारे में बात कर रहे हैं, KLMN सीरीज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेटा सिल्वर कितना है? 47 है। तो कितना हो जाएगा, एक बार और 18 आ जाएगा, 2,8, 18, 18 डिफरेंस है ना, उसी के साथ बात कर रहे हैं, वो नंबर जोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या होगा, एक बार 32 आएगा, होता ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसी को हम याद रखते हैं। तो यहाँ से 2,8 और फिर 18, फिर 32 आ जाएगा, और इसके बाद 18 आएगा, फिर 1 आएगा। तो केलेमिन के अकॉर्डिंग में देखो लास्ट में 1 दिख रहा है आपको। और अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे आप वो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, ऑर्डर्स कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या होगा बेटा? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा? 4s1 आएगा। क्या 4s1 आएगा? बताओ बेटा, 4s1 आएगा। हम लोगों ने पढ़ा भी है, CD10 4s1। अरे कॉपर के साथ CD10 4s1 याद करो जरा। सिल्वर की बात करते हैं तो क्या होगा सिल्वर के लास्ट में? 4D10 होगा, 5s1 होगा। गोल्ड के साथ बात करते हैं तो क्या होगा? 5D10 होगा, 6s1 होगा। कॉपर में क्या आया? 4s1। सिल्वर में क्या आया? 5s1। गोल्ड में क्या आया? 6s1। याद होना चाहिए इस तरीके से बहुत अच्छे से। एक एलिमेंट और आता है अनन अक्टम करके आता है, उसका बन होता है, उसको छोड़ दो, वो सिलेबस में नहीं है, बस इन्हीं को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आधा सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। तो जनरल कन्फ्यूजन में लिख दूं इनके इनके जनरल कॉइनेज मेटल्स का। तो जनरल कन्फ्यूजन लिख सकता हूं कि बच्चों N-1, यहाँ से S ये 2 हो जाएगा, और फिर आपका N-1 ये P6 हो जाएगा। यहाँ से लिखूं मैं N-1, यहाँ से D10 हो गया, और बाद लिखूं NS1। अब लगा के देखो आप, एन की वैल्यू पुट करो जरा, करो आप, सिल्वर के लिए पुट करो, गोल्ड के लिए पुट करो, करो जरा, निकालो आंसर क्या सेम बनेगा। चलो कॉपर के लिए अप्लाई करते हैं, ये मैंने बना लिया अपने तरीके से, ऐसा नहीं आप हर किसी का बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बताओ जरा, कॉपर कितना होता है? कॉपर किस पीरियड का एलिमेंट है? कॉपर किस पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का है ना बच्चों? यस। तो 4 पुट करो जरा, और निकालो यहाँ से सारी वैल्यूज। हाँ, जनरल कंफ्यूजन मैंने लिखा है यहाँ पे, 4 पुट करो और निकालो सारी वैल्यूज। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये तो आपका यहाँ से 4s1 हो जाएगा, देखते हैं फिट बैठेगा।
यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा ना, 4 - 1 3, 3D कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। पी पे आओ जरा, तो पी कितना होना चाहिए, पी बच्चों कितना होना चाहिए, यस हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर को लेके, तो पी कितना 3, 3 आएगा ना, 3p, 3p, 3p6, एस कितना 3s आएगा, 3s2, इसके पहले जो लिखना है वो लिख लेना सेकेंड और फर्स्ट वाला, हो गया ना, यही तो मैच करता है, देख लो आप उठा के, बिल्कुल होगा। ऐसे आप सिल्वर का निकाल सकते हो, ऐसे आप गोल्ड का भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, इजी है। तो आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, आप भी किसी भी ग्रुप का आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इनकी बैलेंसेस की तरफ। यस, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इसकी बैलेंसीज। तो बैलेंसेस की बच्चों बात करते हैं, तो जरा आप मुझे बताओ सोच के कि यहाँ पे आपका जो कॉपर है, कॉपर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और कॉपर अपने दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, +1 को भी शो करता है, +2 को भी शो करता है। +1 वाले को बच्चों क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, +2 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। अरे बात समझ में आ रही है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। जब स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी तो Cu+1 बच्चों हमेशा कन्वर्ट किस में होगा, Cu+2 के अंदर, करेक्ट है। अरे और एक क्वेश्चन और आता है इसके ऊपर, अगर 2 मोल्स मैंने Cu+1 दे दिया, +2 के अंदर भी जाएगा और यहाँ से कॉपर को भी रिलीज करता है, ये दोनों रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। मतलब यहाँ तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे आपका +2 है और यहाँ पे आपका 0 है, तो मतलब +1 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ है, +1 से 0 आपका रिडक्शन हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो कुछ कंडीशंस के अंदर आपका जो कॉपर +1 है ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी शो करता है। बात समझ में आ रही है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, ओके। और कॉपर जो बच्चों है, कॉपर की हम बात कर रहे हैं, तो कॉपर के बेटा लगभग जितने भी सॉल्ट हैं, लगभग 99.9% जो सॉल्ट हैं कॉपर के, वो सारे के सारे बच्चों इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज इनकी जो आपकी लेटिस एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। जैसे बात करूं मैं कुछ हमारे कंपाउंड, जैसे मैं कॉपर का क्लोराइड ले लूं, Cu2Cl2 ले लूं, Cu2I2 ले लूं, Cu2Cl2 ले लूं, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, ये कभी वाटर मॉलिक्यूल्स में इजिली आयोनाइज नहीं होते हैं। कॉपर कहानी खत्म, अब आते हैं सिल्वर। तो सिल्वर बच्चों पॉपुलर है, वो आपका मोनोवैलेंसी शो करता है, Ag+1 की स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन डाइवैलेंट मिलता है, रेयरली मिलता है, सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो, +1 में आपको ध्यान रखना है। गोल्ड के साथ बात करते हैं, तो जिस तरीके से बच्चों आपका कॉपर था, 2 सीरीज को शो कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे जो गोल्ड है वो किसको शो करेगा, तो गोल्ड बच्चों आपको ऑरस, हालांकि मैंने ऑरस और ओरिक दोनों लिखाई थे, याद करो ऑरस और ओरिक, याद करो बेटा। ऑरस क्या होता है, ऑरस मतलब Au+1, याद करो। और ओरिक का मतलब बेटा Au+2 नहीं, +3, प्लीज ध्यान रखो, दिस इज ओरिक, दिस इज ओरिक, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको ऑफलाइन के अंदर, याद करो ASO1 के बारे में। तो Au+3 इज ओरिक, दिस इज ट्राइवेलेंट। तो बेटा गोल्ड मिलता है मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब इनमें दोनों में से स्टेबल कौन है, तो ये भी सुन लो। तो बेटा यहाँ पे इसके 3 मोल्स गोल्ड Au+1 है, ये ऑरा से कन्वर्ट होता है Au+3 के अंदर और रिलीज करता है बच्चों 2 मोल ऑफ इस तरीके से गोल्ड, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन है, यहाँ से इसका आपका रिडक्शन है। तो गोल्ड भी क्या करता है, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। बात सबको समझ में आ गई। तो अगर मैं स्टेबल बैलेंसी की बात करूं, जल्दी से मुझे समराइज करो, स्टेबल बैलेंसी की बात करूं तो कॉपर बच्चों, कॉपर की स्टेबल बैलेंसी कौन सी है, अरे कॉपर की स्टेबल बैलेंसी कौन सी है, डाई बैलेंसी। सिल्वर की बेटा स्टेबल बैलेंसी कौन सी है, मोनो बैलेंसी। गोल्ड की कौन सी है, ट्राई बैलेंसी। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन हो बता दो बेटा, सभी क्लियर हो गया, यस। किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो आप। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या आपके कलरलेस होते हैं, अगर ये मोनोवैलेंट में है तो क्या ये कलरलेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्लियर किया था। अगर आपका यहाँ पे चाहे कॉपर के बारे में बात करूं, चाहे सिल्वर के बारे में बात करूं, चाहे मैं गोल्ड के बारे में बात करूं, अगर ये मोनोवैलेंट होंगे तो एक क्या कलरलेस होते हैं। अरे भाई लास्ट में क्या आ रहा था, 4s1 5s1 6s1, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो सबका क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, तो कैसे होंगे, कलरलेस। अगर मोनोवैलेंट में कभी सिल्वर +1 मिलता है तभी तो बोलते हैं व्हाइट कलरलेस, गोल्ड +1 मिले, कहीं कॉपर +1 मिले तो ऑलवेज बच्चों कैसा, कलरलेस।
इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा नहीं, सारे के सारे स्टेबल होंगे, तो किसको फॉलो करेंगे, n-1d10, लास्ट में क्या होगा, n-1d10 भी कंफ्यूजन बताया था, तो उसकी वजह से बेटा सारे के सारे स्टेबल होते हैं। आप कॉपर +1 ले लो, 3d10, 4d10, 5d10 लास्ट में मिलेगा। एलिमेंट के साथ बात करी थी, बन 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 आया था लास्ट में, बन को निकाल दो सब स्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल दोनों तरीके से आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं +2 के साथ बात करूं, जरा बताना, अगर मैं कॉपर +2 बोलूं, कॉपर +2 बोला मैंने, तो क्या कलर मिलेगा, बताओ मुझे। कॉपर +2 बोला, Ag+2 बोला, गोल्ड +2 बोला, तो क्या ये आपको यहाँ पे कलर मिलेगा, बताओ जरा। अरे कॉपर +2 क्या होगा, कॉपर +2 में क्या बोलेंगे, 2,8,17, 2,8,17 हो जाएगा ना। ये सिल्वर +2 में क्या होगा, Ag+2 में 2,8,18 और आपका 17। हाँ मोनोवैलेंट नहीं है तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, मोनोवैलेंट वाले तो कलरलेस होते हैं, तो इनके पास कलर आपको दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल यही तो देखना है, इनके पास कलर, तो तभी तो कॉपर +2 किस में होता है, आपको पता है कॉपर +2 किस कलर का होता है, पॉपुलर है ना, ब्लू कलर, ब्लूइश कलर होता है ना, यस ब्लूइश कलर में मिलता है, ब्लूइश होता है, ग्रीन कलर भी अपेयर करता है आपका। अगर मैं बोलूं कि गोल्ड +3 किस में होता है बताओ जरा, येलो कलर, जो गोल्ड होता है ना वो +3 येलो कलर में आपको देखने को मिलता है, करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैं थोड़ा सा बस टाइम ले रहा हूं, तो बेटा यहाँ पे आपके पास मेटल है, ठीक है, ये सारे के सारे, इनको पहले बेटा कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट के अंदर गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी फॉलो करना पड़ेगा। फिर बेटा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसके आयंस के अंदर, तो आयंस के लिए बेटा कौन सी एनर्जी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये मेटल्स है तो बेटा कौन सी, आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी फॉलो करनी पड़ेगी। फिर आयंस को बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रेटेड आयंस के अंदर, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट, तो यहाँ पे 3 एनर्जीज आई हैं, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, तीनों एनर्जी का समेशन करेंगे, उसके बेस पे यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, या बच्चों आएगी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, और उन वैल्यूज के बेस पे बताएंगे कि आपका रिएक्टिव किससे अधिक रिएक्टिव, किससे कम रिएक्टिव, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो केमिकल एक्टिविटी की बात करें तो सबसे रिएक्टिव बच्चों कौन सा होगा, कॉपर अधिक रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद तो लास्ट में कौन आएगा, गोल्ड है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, गोल्ड रिएक्टिव होता है ना, तो भाई साहब सब कलर चेंज हो जाते हैं गोल्ड के, ठीक है। चलो तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम जब मिलेंगे तो इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।